जी आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं चाय टाइम क्राइम विथ योर स्टोरी टेलर निक्षय मौर्य। और आज का किस्सा है अंडरवर्ल्ड। मुंबई अंडरवर्ल्ड। मुंबई के पहले डॉन अयूब लाला और संगठित अपराधों का जन्म। 1940 से पहले मुंबई में लगभग 13,000 अफगानी पठान थे, जो मुख्य रूप से अंग्रेजों को सहायता प्रदान करने में लगे हुए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सहायता की लिस्ट में एक और चीज जुड़ी, ब्रिटिश सैनिकों के लिए रेड लाइट एरिया। लेकिन ये सड़कें सिर्फ सैनिक कर्मियों के लिए ही परमिटेड थी, लोकल लोगों के लिए ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया था। ये वो दौर था जब अयूब लाला के नेतृत्व में अफगानी पठान एकत्र हुए। संगठित शक्ति ने अयूब लाला को मजबूत बनाया और वो अपने अनुयायियों के लिए अयूब बाबा बन गया। और इस तरह मुंबई में पहले डॉन का जन्म, जिन्होंने संगठित आपराधिक गतिविधियों की शुरुआत की, जो बाद में विकसित हुई और शहर के अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों को आकार दिया। कश्मीर में छुट्टियां मनाते समय अयूब बाबा की मुलाकात एक 6 वर्षीय लड़के से हुई, जो कूली का काम करता था। उसने लड़के को अपने संरक्षण में लेने का फैसला किया और उसे भी मुंबई ले आया। कश्मीर के इस छोटे बच्चे को कश्मीरी कहा जाने लगा। बाबा के संरक्षण में शिष्य जल्दी ही अंडरवर्ल्ड की सीढ़ियां चढ़ गया और बाद में कश्मीरी लाला बन गया। डॉन के नाम में लाला शब्द जोड़ने का रिवाज मुंबई के अंडरवर्ल्ड का एक विशेष पहलू है, जो उस परवरिश में पहचान और मान्यता की एक परत जोड़ता है। कश्मीरी लाला का अयूब के कारोबार में करीब 26% हिस्सा था। उसने मारवाड़ी उद्योगपतियों के बीच आतंक पैदा करने के लिए प्रभाव और संसाधन जोड़े, जिनसे उसने धन जमा किया। वो अपने फोस्टर फादर अयूब के नियंत्रण से बाहर हो गया और धन जमा करने में लग गया। अयूब के निषेध के बावजूद और आर्थिक रूप से परेशान व्यापारियों से भी धन इकट्ठा करने का काम कश्मीरी लाला द्वारा आपराधिक अंडरवर्ल्ड के भीतर विकसित की गई स्वतंत्र और मुखरता पर जोर देता है। आतंक से त्रस्त मरवाड़ियों को आखिरकार अयूब की मदद लेनी पड़ी। शहर के अंडरवर्ल्ड के इतिहास में हत्याओं को अंजाम देने के लिए बाहरी लोगों का इस्तेमाल एक पुनरावृत्ति विषय रहा है। इस मामले में किराए के सिख हत्यारे ने हत्या को अंजाम दिया। ये मुंबई के संगठित अपराध इतिहास में पहली हाई प्रोफाइल हत्या हुई थी। कश्मीरी लाला के खून के धब्बे सड़क से मिटने से पहले ही अयूब के अड्डे में पुलिस के डंडों की गूंज सुनाई देने लगी। डॉन ने खुद को पहली बार पुलिस हिरासत में पाया। हालांकि पूछताछ के दौरान उसने भारी तौर पर संयम बनाए रखा और आखिरकार सबूतों की कमी के कारण बेदाग निकल गया। लेकिन इस घटना ने उसे भावनात्मक रूप से तबाह और अंदर से टूटा महसूस कराया। उसी दिन उसने मुंबई को अलविदा कहा और अपने सबसे पक्के अनुयायी करीम को लाला नाम दिया। पश्चिम घाट में बसे शांत रिजॉर्ट बाहर शहर पंचगनी में शरण लेते हुए उसने एक नया अध्याय शुरू किया और अपने बाकी दिन एक स्कूल चलाने में लगा दी। अपने पुराने साथियों द्वारा उन्हें वापस बुलाने के निरर्थक प्रयासों के बावजूद दृढ़ निश्चयी लाला ने एक अटल जवाब दिया। वो भी व्यक्ति जो पुलिस स्टेशन की सीढ़ियों पर चढ़ गया है, उसे डॉन का पद पहनने का योग नहीं समझना चाहिए। करीम, जो कभी डोंगरी की गलियों में शराब बेचने वाला एक मामूली सा वेंडर था, अयूब लाला के उत्तराधिकारी के पद पर असाइन हुआ।
नए डॉन की भूमिका में कदम रखते हुए करीम लाला ने शिपयार्ड डकैती दास्तानों की कमान संभाली, जहां बंदरघाट के मजदूरों में एक युवा मस्तान मिर्जा भी शामिल था। जब मुंबई के पहले तस्कर हाजी तलब हुसैन ने खुद को कस्टम के जाल में फंसा पाया तो अरब सहयोगियों ने तस्करी के अपने प्रयासों में सहायता के लिए मस्तान की ओर रुख किया। इस तरह एक और डॉन उभरा और मस्तान मिर्जा हाजी मस्तान बन गया। जब करीम लाला और हाजी मस्तान दक्षिण मुंबई में अंडरवर्ल्ड की ताने बाने बुन रहे थे, तब तीसरा डॉन वडाला में अपनी ताकत मजबूत कर रहा था। वरदराज मुदलियर, जो मदुरई से था, मुंबई में दक्षिण भारतीय प्रवासी का हिस्सा था। उसने रेलवे वैगन्स की लूट के माध्यम से धन इकट्ठा करके अपने लिए एक जगह बनाई। विशेष रूप से मुदलियर को गणेश उत्सवम के वर्तमान स्वरूप को शुरू करने का श्रेय भी दिया जाता है, जो बाद में विभिन्न गिरोह के लिए अपने प्रभाव और कौशल का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच के रूप में विकसित हुआ। करीम लाला के मुख्य कार्यक्षेत्र जुआ और अवैध शराब का कारोबार था। समय के साथ मुदल्लिर ने इन क्षेत्रों में कदम रखा और धीरे धीरे अपनी उपस्थिति का विस्तार किया। हाजी मस्तान ने जुआ उद्योग के उल्लेखनीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने इसे एक समृद्ध उद्यम में बदलने में योगदान दिया। 1970 के दशक में जयप्रकाश नारायण से प्रभावित हाजी मस्तान और करीम लाला ने अपने अतीत का प्रायश्चित किया। आपातकाल के दौरान उन्हें जेल में डाल दिया गया था। इसके बाद मस्तान ने खुद को एक सभ्य घोषित दलित नेता के रूप में स्थापित किया, टैक्सी ड्राइवर्स को संगठित किया और रैली निकाली। औपचारिक शिक्षा की कमी के बावजूद मस्तान एक करिश्माई और जोशीले वक्ता साबित हुए। बाद में उन्होंने फिल्म निर्माण में कदम रखा, अपने लिए एक जगह बनाई और बॉलीवुड में अपने पसंदीदा लोगों के लिए भूमिकाएं सुनिश्चित की। राज कपूर और दिलीप कुमार सहित कई आइकॉनिक नाम, साथ ही कई बॉलीवुड सितारे मस्तान के बहुत आभारी हैं, जिनकी प्रभावित सफर 1994 में उनके प्राकृतिक निधन के साथ समाप्त हो गई। वरदराज मुदल्लिर वाईसी पवार नामक पुलिस अधिकारी के सख्ती के आगे झुककर तमिलनाडु लौट गए। 1988 में 62 वर्ष की आयु में चेन्नई में उन्होंने अंतिम सांस ली। करीम लाला ने शांति दूत की भूमिका भी निभाई। उन्होंने न केवल व्यापारियों और जमींदारों के बीच विवादों में मध्यस्थता की, बल्कि आपराधिक अंडरवर्ल्ड के उभरते युवा सरगनों के बीच संघर्षों को भी सुलझाया। दशकों तक प्रभाव रखने वाले इस अनुभवी डॉन ने 1970 के दशक में शुरू हुए भीषण गैंगवार को दबाने में अहम भूमिका निभाई। 90 साल की आयु में दुनिया से रुखसत होने से पहले करीम ने अतीत को याद करते हुए मार्मिक भाव व्यक्त किया, हमारे पुराने दिन कभी वापस नहीं आएंगे। तो ये थी आज की कहानी चाय टाइम क्राइम में विथ योर स्टोरी टेलर निक्षय मौर्य। ऐसे ही अन्य कहानियों के लिए, ऐसे ही अन्य किस्सों के लिए सुनते रहिए चाय टाइम क्राइम विथ योर स्टोरी टेलर निक्षय मौर्य। ऐसी कहानियाँ यहाँ आती रहती हैं, हम आप तक पहुँचाते रहते हैं। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स खुला है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। धन्यवाद।